नमस्कार। इसके पिछले लेक्चर में हमने जावा का इंट्रोडक्शन, जावा का क्रिएशन एंड जावा के फीचर्स के बारे में जाना था। अब इस लेक्चर में हम उन्हीं जावा के फीचर्स को डीपली स्टडी कर रहे होंगे। अब जावा फीचर्स को जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के फीचर्स एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। इस तरह जावा फीचर जावा के मॉडलिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वो सब तो ठीक है, ये सिंपल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या है, इंटरप्टेड मतलब क्या, सिक्योर तो कैसे सिक्योर है, पोर्टेबल हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सिस्टम इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है, मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, रोबस्ट यानी क्या, डायनेमिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इसमें रोल है। अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे होंगे। अब चलिए आज का अपना पहला फीचर्स जानते हैं, जिसका नाम है सिंपल। जावा को सिंपल रखा गया है, ऐसा इसलिए कि जावा टीम चाहती थी जो भी पेशेवर प्रोग्रामर है और जो भी जावा सीखना चाहता है उसके लिए सीखने में आसानी हो और जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाए। टाइम 40 KB तक ही इंटरनेट था और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम थी, तो फिर जावा को सिंपल कैसे रखा गया? इसके कई रीज़न हैं। पहला तो सी और C++ के कई अन्य फीचर्स जैसे कि क्रिटिकल लगने वाले और प्रोग्रामर को कंफ्यूजन में डालने वाले फीचर्स जावा में दिखाई नहीं देते, फॉर एग्जांपल पॉइंटर। और दूसरा रीज़न है जावा C और C++ के जो भी सिंटैक्स है उससे मिलते जुलते ही जावा के सिंटैक्स है, इसके कारण जावा फैमिलियर लग जाती है। अब चलिए प्रोग्रामिंग के हेल्प से जानते हैं कि जावा में C और C++ के सिंटैक्स कैसे सिमिलर है और कैसे वो फैमिलियर है। अब यहाँ पर हमने 3 अलग अलग लैंग्वेज के प्रोग्राम लिए हैं। तो जानते हैं C में हेलो वर्ल्ड कैसे काम करता है और उसके सिंटैक्स कैसे है। ये प्री प्रोसेसर होता है और उसका हेडर फाइल होता है stdio.h। अब stdio क्या है? मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हम मेन फंक्शन में अपना जो भी आउटपुट प्रिंट करना होता है उसे प्रिंटफ के माध्यम से प्रिंट करते हैं। अगर हेडर फाइल ना हो तो प्रिंटफ भी काम नहीं करेगा। और रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 है कि आउटपुट को पर प्रिंट कर दो। अब C++ में देखेंगे, यहाँ पर है प्री प्रोसेसर C तरह ही इंक्लूड है हेडर फाइल है IO स्ट्रीम। अब IO स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब stdio को फाइल को रिलोकेट करता है नेम स्पेस। अब नेम स्पेस का काम क्या होता है कि जितना भी प्रोग्राम में इनपुट देना हो, आउटपुट देना हो या प्रोग्राम को एंड करना हो तो वो नेम स्पेस से द्वारा किया जाता है। अब हम मेन फंक्शन में किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए cout का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमें आउटपुट देना है उसको cout का इस्तेमाल करेंगे। और रिटर्न 0 का काम वही रहेगा जो C में था, उस वैल्यू को रिटर्न कर देना 0 टाइम, यानी कि जितना टाइम हमने लिखा है उतना टाइम वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अभी इधर 0 टाइम लिखा है वो एक बारी। अब जानते हैं कि जावा कैसे फैमिलियर है और जावा के सिंटैक्स कैसे सिमिलर है C और C++ से। अब हमने देखा था C और C++ में प्री प्रोसेसर था #include। अब यहाँ तो #include है नहीं, तो जावा कैसे फैमिलियर हुआ और सिंटैक्स कैसे सेम है फिर? तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास लिया है, तो दिख रहा होगा यहाँ पर क्लास है और क्लास को है हेलो। अब ये क्लास हेलो क्या है? एक हेलो जो भी हमारा प्रोग्राम है इसको हम .java से सेव करते हैं। क्या है? hello.java। अब हम हेलो वर्ड का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने hello.java का कर दिया है। नॉर्मली text.java भी करते हैं। और ये पब्लिक क्या है? पब्लिक है कि क्लास को पब्लिक कर दो, को सीमित मत रखो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये मेन फंक्शन है। अब ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या है? हमारे
आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब मेन फंक्शन आपको बता देता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर पे जो भी आउटपुट लिखना है या जो भी हमें प्रोग्राम करना है वो हम लिखते हैं। स्ट्रिंग आरजेस क्या है, आर्गुमेंट है, तो हमारा आर्गुमेंट है स्ट्रिंग के मार्फत यानी कि कैरेक्टर। हमारा आर्गुमेंट है, हमें आउटपुट देना है एक कैरेक्टर को। system.out.println कैरेक्टर है हेलो वर्ल्ड। system.out.println और C++ था, printf था C में और C++ में था cout। यहाँ पर है आउटपुट के लिए system.out.println। सिस्टम क्या होता है और ये पब्लिक, स्टैटिक और क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ें। चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। अगर किसी भी प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की हेल्प से बनाते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि रियल टाइम एंटिटी, जो भी हमें दिखता है उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और इन सेम दिखने वाले और सेम फीचर्स रखने वाले ऑब्जेक्ट्स का एक समूह यानी एक ग्रुप, इसे हम क्लास कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डॉगी एक क्या है, एनिमल है। बिल्ली क्या है, एक एनिमल है। एक एलिफेंट क्या है, एक एनिमल है। और ऐसे कई एनिमल्स का ग्रुप यानी क्लास। तो यहाँ पर क्लास क्या है, एनिमल, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्ली और ऊंट, ये सब क्या है वो ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बट कम से कम उसका एक क्लास होना चाहिए। हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, बट उसका एक क्लास होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन क्लास, तभी वो प्रोग्राम रन करेगा और उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं। भी प्रोडक्ट को अगर अलग अलग जगहों पर बांटा जाए तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह जावा में भी अगर आप एक प्रोग्राम एक के मार्फत रन कर रहे हो तो वही प्रोग्राम आप दूसरे पीसी पर भी शेयर कर रन कर सकते। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। जावा एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि C और C++ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि C और C++ में वो फीचर इनबिल्ट फीचर नहीं है, के कारण वो अपने प्रोग्राम के लिए जगह नहीं बना पाता और वो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। ठीक उल्टा जावा में इनबिल्ट फीचर होता है, जिसके कारण जावा खुद के लिए एक मेमोरी जनरेट करता है, एक स्पेस जनरेट करता है, जिसके कारण वो प्रोग्राम इजीली क्रैश करना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ हम उस प्रोग्राम को कभी भी रन कर सकते हैं या फिर कभी भी बाद में यूज़ में ला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, कारण जावा की से और भी बढ़ जाती है। अगर बात की जाए जावा सिक्योरिटी तो इंटरनेट पर होने वाले सभी अनवांटेड यानी कि अगर वायरस कहे, वार्मिंग कहे, डिबगिंग कहे या स्पैमिंग कहे, तो इन सभी खतरों से जावा की हेल्प से बचा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है यानी 0-1 की। तो ऐसे में जावा वर्चुअल मशीन जावा के कोड को एक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। और इसे ना सिर्फ लैपटॉप के लिए और ना सिर्फ मोबाइल के लिए बल्कि वो अन्य मशीनों पर भी वर्क कर सकता है। इसीलिए जावा को हम सिस्टम इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी को हम रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं, जिसमें कि हम अपना प्रोग्राम किसी भी अन्य डिवाइसेस पर रन करते हैं तो हमें आउटपुट सेम दिखाई देता है।
अब जिस तरह हमें किसी अन्य भाषा को की भाषा में ट्रांसलेट करना हो तो हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह जावा में भी सोर्स कोड को या फिर कहे प्रोग्राम के कोड को ट्रांसलेट करना हो तो JVM का इस्तेमाल करके उसे ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि के सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए जावा में जावा वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके हेल्प से हम उस कोड को किसी भी अन्य सिस्टम पर रन कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि JVM की मदद से जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पर फिर भी जावा का परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए जावा सॉफ्ट टीम ने JIT का निर्माण किया। अब JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइल। इसके कारण जावा का जो इंटरप्टर है वो जावा सोर्स कोड की कॉपीज़ बनाता है, जिसके कारण जावा कोड को कैच करना आसान हो जाता है। अगर जावा कोड आसानी से कैच होगा तो कम से कम टाइम में जावा कोड कंपाइल हो पाएगा या फिर जावा कोड को कंपाइल होने में थ्रेडिंग यानी एक्टिविटी और मल्टी थ्रेडिंग यानी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही टाइम पर रन करना, इसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और जावा में कुछ इस तरह ही मल्टी थ्रेडिंग का एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक प्रोग्रामिंग के हेल्प से जावा को अनेकों कमांड्स कैसे दी जाती है, या फिर कहे तो उस प्रोग्राम को ऐसे अनेकों कमांड एक ही टाइम में कैसे दी जाती है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। अब हम हमारा लास्ट फीचर देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है। पहले तो सन माइक्रो सिस्टम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक बेस कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर थी, और उन्होंने एक दिन सोचा एक रिमोट बनाते हैं जिसकी हेल्प से इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम कमांड दे सके। तब उन्होंने C और C++ की हेल्प से कोड तो लिख दिया, बट दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसे रन करना मुश्किल था, क्योंकि C और C++ प्योरली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए, क्यों ना ऐसा अल्टरनेट बनाया जाए C और C++ को, जिसकी हेल्प से हम किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म का कोड किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सके। तो उन्होंने जावा का निर्माण किया। अब जावा में होता ये है कि JVM की मदद से जो भी सोर्स कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही बाइट कोड किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर दिया जाता है, जिसमें वो उम्मीद है आपको जावा के फीचर समझ में आ चुके होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम JVM एंड JRE क्या होता है वो सीखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।